नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ तो न्याय होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से उनकी बात उठ नहीं पाती। कभी ढंग से उनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती है। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है हमारा ये शो। लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात इंदौर की कल्पना जैन की, जो पिछले 11 महीने से न्याय के इंतजार में हैं। टीचर पति की मौत के बाद उन्हें ग्रेच्युटी और जीपीएफ के 40 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन सरकारी सिस्टम और अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज तक उन्हें उनके हिस्से का पैसा मिल नहीं पाया। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम जानेंगे कि कल्पना जैन के साथ हुए अन्याय का जिम्मेदार कौन है और कैसे मिलेगा कल्पना को न्याय। इंदौर की कल्पना को न्याय का इंतजार। सुस्त सरकारी सिस्टम से पीड़ित कल्पना जैन 11 महीने पहले हुई शिक्षक पति की मौत। शासकीय स्कूल में प्रिंसिपल थे कल्पना के पति। 11 महीने बाद भी नहीं मिला जीपीएफ ग्रेच्युटी का पैसा। कल्पना ने ली हाईकोर्ट की शरण। हाईकोर्ट ने 30 दिन में 40 लाख देने का दिया आदेश। इंदौर में स्कूल के लिए निकले प्रिंसिपल की रास्ते में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। तब से पति की जीपीएफ और ग्रेच्युटी की राशि के लिए उनकी पत्नी भटक रही। उन्हें जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आखिरकार उन्हें हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की शरण लेनी पड़ी। उसके बाद आज 11 महीने हो गए, कोई हल ही नहीं निकल रहा है। हम लोग डी ऑफिस गए, बी ऑफिस गए, सभी जगह घूमे कई बार, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पेंशन जरूर शुरू हो गई प्रयासों से, बेटे ने बहुत प्रयास किए। इसके बाद ये जीपीएफ वगैरह का भी कोई पता भी नहीं है कि कब मिलने वाली है। फिर इसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट की शरण ली, वहाँ से निर्णय आ गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। 61 साल के अजय जैन रुड़जी गौतमपुरा में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। इसी साल 11 जनवरी 2025 की सुबह वो लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से गौतमपुरा के लिए जाने वाले थे। तभी स्टेशन पर सीढ़ियां चढ़ने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। अजय जैन के परिवार में पत्नी कल्पना, एक बेटी और 2 बेटे हैं। कल्पना जैन का कहना है कि पति की मौत रिटायरमेंट से 1 महीने पहले हुई, इसलिए उनके बड़े बेटे को अनुकंपा पर नौकरी मिलनी चाहिए। फाइल भोपाल तक पहुंची, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाई। अभी तक कोई काम नहीं हुआ, बेटे को भी जॉब नहीं मिली। आश्वासन जरूर दे दिया था, लेकिन अभी तक कोई पता ही नहीं है कि जॉब कब मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाँ जी, जी। तो क्या बोला गया वहाँ से? अभी पहले तो बोला कि पोस्ट खाली नहीं है, लेकिन 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, इस बीच में खाली भी होती है पोस्ट, तो देना ही नहीं चाहते। जून 2025 से पेंशन मिलनी शुरू हो गई, लेकिन जीपीएफ और ग्रेच्युटी की राशि के लिए कल्पना जैन भटकती रही। कल्पना ने बीओ, संकुल कार्यालय, जिला शिक्षा कार्यालय, लोक शिक्षण विभाग, ज्वाइंट डायरेक्टर, कलेक्टर की जनसुनवाई, लोक शिक्षण संचालनालय समेत सभी संबंधित अधिकारियों को 4 से 5 बार आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने नवंबर 2025 में हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने मामले को गंभीर माना और 3 दिसंबर को 30 दिन के भीतर पूरे 40 लाख रुपए की रकम देने का आदेश दिया। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम कल्पना जैन की आवाज बन रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि 11 महीने तक कल्पना जैन को अपने हिस्से की रकम पाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर बार बार चक्कर क्यों लगाने पड़े।
जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में हीला हवाली क्यों करते हैं? क्या हर बार ऐसे मामलों के पीड़ितों को न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़ चुके हैं। कल्पना जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पीड़ित हैं। श्रीम वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप एडवोकेट हैं। पंकज दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। श्रीम जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। पूरा केस आपने देख लिया। 11 महीने से कल्पना जैन ने ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो नहीं खटखटाया। हर अधिकारी की चौखट पर गई लेकिन उनको न्याय मिल नहीं पाया और आखिरकार उनको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। आपका टेक इस पर? जी, मैं ये कहूँगी कि अधिकारियों द्वारा किए गए इन्हीं कार्यों के कारण कल्पना जी और इनके परिवार वालों के कितने ही संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 300A कहता है कि जीपीएफ ग्रेच्युटी, जो कि एक व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति है, वह उसे उसकी रिटायरमेंट के बाद ही मिल जानी चाहिए। उस पर किसी भी और अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। कल्पना जी और उनके परिवार वालों का ये पूरा हक बनता है कि उनको ये ग्रेच्युटी की अमाउंट जल्द से जल्द मिले। आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, वो ये उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि अजय जी की मृत्यु के बाद कितने और टीचर्स रहे हैं जिनको उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत जल्द ही प्राप्त हो गए थे। सही बात। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ बहुत ही ये आर्बिट्ररी एक्ट किया गया है, एक भेदभावपूर्ण एक्ट किया गया है। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड प्राइवेट लिबर्टी की बात करता है, हम कह सकते हैं कि कल्पना जी और उनके परिवार वालों के साथ उनकी राइट टू लाइफ का उल्लंघन हुआ है, उनकी राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिव अ लाइफ विथ डिग्निटी, मेंटल पीस, इन सभी राइट्स का उल्लंघन हुआ है। मानसिक पीड़ा से तो गुजर ही रही थी, साथ ही साथ उनको आर्थिक पीड़ा भी दी गई, उनको शारीरिक पीड़ा भी दी गई, उनको चौखट दर चौखट परेशान किया गया। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन कल्पना जी, हम चाहते हैं कि एक बार आप अपनी जुबानी अपनी परेशानी बता दीजिए ताकि दर्शक ये समझ पाए कि बीते 11 महीने से न्याय की जो लड़ाई आप लड़ रही हैं उसमें किस तरह के संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा। इनकी 11 जनवरी को हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये खाना खा के घर से निकले थे, रोज़ाना का जो रूटीन रहता था, खाना खाया, मंदिर गए, फिर इसके बाद ये लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर ट्रेन लेट थी तो बेटा बैठा रहा, फिर ये बेटे से बोले कि तुम जाओ मैं चला जाऊँगा। तो ये ब्रिज चढ़ते हुए बेटे ने देखा उनको और बेटा छोड़कर आया। 10 मिनट बाद ही खबर आ गई कि देपाल ये रुणजी से खबर आई, कपिल शर्मा ने बोला कि सर की अचानक गिरने से बेहोश हो गए, उनको पुलिस हॉस्पिटल ले गई है। तो उनसे पूछा भी कि किस हॉस्पिटल गए। फिर बेटे को मैंने बात करवाई, मैंने कहा बेटे से कि आप कार लेकर जाओ, पापा को भी हॉस्पिटल से आएंगे तो साथ में लेकर आना। इसके बाद क्या कहते हैं, बेटा दिन भर वहाँ रहा। हम लोगों ने उस दिन खाना भी नहीं खाया, किसी ने ना चाय पी ना कुछ करा, ब्रश भी नहीं करा था मैंने। मंदिर जाने के बाद खाना खाती हूँ, दूध वगैरह लेती हूँ मैं। तो उस दिन फिर इंतज़ार, दिन भर इंतज़ार करा मैंने। लोगों ने कहा भी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये चले गए। फिर शाम को बेटा आया, बोले पापा आ गए हैं। फिर इनको देख करके फिर इसके बाद क्या, फिर हम लोगों को परेशानियों का दौर चलता ही रहा। फिर हम लोग बहुत परेशान हुए। पेंशन के लिए भी डीओ ऑफिस गए, बीओ ऑफिस गए, देपालपुर गए, भोपाल भी गए, लेकिन वहाँ कोई निराकरण हल ही नहीं निकला। फिर कुछ नहीं, परेशानी मतलब अपने आप उसमें झेलते रहे हम लोग परेशानी। लेकिन ऐसा लगता था जैसे शिक्षा विभाग वालों को कोई संवेदना नहीं, शून्यता है उनके पास। पंकज दुबे जी, एक महिला जिनके पति का देहांत हो गया, एक तरफ वो इस पीड़ा से गुजर रही हैं, बच्चे जिनके सर के ऊपर से पिता का साया छिन गया, वो दुख की पीड़ा से गुजर रहे हैं, और ऐसी घड़ी में भी अधिकारी संवेदनहीन बने हुए हैं। वो परेशान कर रहे हैं उस परिवार को, उस महिला को, उन बच्चों को जिनको इस वक्त सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता की जरूरत है, जिनको उनके हिस्से का पैसा मिलने की जरूरत है, जिनको संबल की जरूरत है, उनको परेशान किया जा रहा है। क्या समझ पा रहे हैं क्यों किया होगा अधिकारियों ने इस केस में ऐसा? देखिए, विचित्र बात ये होती है कि यही डीईओ जो इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, जो संबंधित प्राधिकृत अधिकारी होते हैं या अतिरिक्त संचालक,
ये सभी शिक्षक के पद से पदोन्नति होते होते उस स्थान पे पहुंचते हैं जिस की पोजीशन पे ये ऐसे निर्णय लेते हैं कि जी किसी की फाइल को प्रोसेस करें या किसी की फाइल को रोक दें। लेकिन जैसा कि बहन जी ने अभी कहा कि संवेदनशीलता होना जरूरी है कि नहीं, आप उनकी संवेदनहीनता देखिए। मध्य प्रदेश में खासकर आप स्कूल शिक्षा विभाग में देखेंगे और कॉलेज शिक्षा विभाग में देखेंगे, इतने मुकदमे हाईकोर्ट में हैं इन छोटी छोटी बातों के लिए कि जिसके जो ड्यू हैं, जिसके अधिकार हैं, उसको नहीं दिया जा रहा है। अब जैन साहब की पेंशन लागू कर दी गई, जीपीओ नहीं बनाया गया, पीएफ नहीं दिया गया। पीएफ उनका खुद का पैसा है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पीएफ दे करके किसी को। इनको तुरंत पहुंचाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई डिसीजन हैं जो कहते हैं कि रिटायर्ड व्यक्ति या किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके परिवार के डीसीआरजी कहते हैं उसको, डेथ कम रिटायरल बेनिफिट्स, इनके पीपीओ जीपीओ तत्काल बनाए जाए, उनके घर पहुंचाए जाए। जी यहां तक के फैसले हैं कि उनको चक्कर ना लगाना पड़े। और इस मामले में आप देखिए कि इनका पेंशन लागू हो गया, इसका अर्थ तो यह है कि जैन साहब के खिलाफ ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, ना कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की आप रोक दें उनके ड्यूज। सही ग्रेचुटी बात आप रोक सकते हैं, आपने हम्म उसको क्यों रोका? जब आपने पेंशन लागू कर दी, पीपीओ जारी कर दिया, तो आप इन सब चीजों को रोक करके क्या बताना चाह रहे हैं? सिर्फ ये बात कि आप हैरेस करना चाहते हैं, कर्मचारी के परिवार के लोग चक्कर लगाएं, उनके उनके ड्यूज ना मिले। और इससे क्या होता है कि कोर्ट में भी बेकार के मुकदमे जाते हैं। ये समय पे यदि काम कर लें, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक तरफ सभी लोग कहते हैं कि कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ यही अधिकारी लोगों के ड्यूज को रोक करके, जिनके ड्यूज जस्टिफाइड है, उनको क्लियर कर दीजिए समय पे। सही बात है उनका परिवार को दौड़ा के क्या मिलेगा? आपको मैं बताऊं साहब, जुडिशरी के लोग, आर्मी के लोग, यही नेता के परिवार के लोग जिनके अपने ड्यूज रहते हैं, उनको चक्कर लगाना पड़ता है बाद में। और जब ये की पोजीशन पे रहते हैं तो इस बात को नहीं सोचते हैं कि कल हमें भी रिटायर होना है, अनफॉर्चुनेटली हमारे परिवार में ऐसी कोई घटना ना हो जाए, लेकिन उसको रोक करके बैठ जाते हैं। तो ये सारी इसीलिए चीजें तो हैं कहा जा रहा है ना सर, इसीलिए कहा जा रहा है कि सुस्त सरकारी सिस्टम। जी हम लोग कई बार ये सुनते और देखते आए कि कैसे फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल पर घूमती रहती है, और वही किस्सा हम इस केस में भी देख पा रहे हैं। श्री वाजपेयी जी, आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं, और जैसा नियम कानून भी कहता है कि रिटायरमेंट के 45 दिन के भीतर आपको ग्रेच्युटी का पैसा भी देना होता है, आपको बाकी जो फंड है वो भी रिलीज करने होते हैं। और इस केस में हैरानी इस बात की हो रही है कि आपने पेंशन लागू कर दी, पेंशन मिलनी शुरू हो गई, तो फिर आप ग्रेच्युटी या फिर जीपीएफ का पैसा किस ग्राउंड पर नहीं दे रहे हैं वो आपको बताना होगा, वो कारण आपको बताना होगा। ऐसा तो नहीं कि पैसा आपको अपनी जेब से देना है, सरकारी पैसा है और एक सरकारी कर्मचारी के परिजनों को मिलना है जिसका देहांत हो गया है। जी, सही कहा आपने। जैसा कि हमने यही जाना है कि ग्रेच्युटी का पैसा, जीपीएफ का पैसा व्यक्ति का स्वयं अर्जित संपत्ति है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर सेक्शन 4 और सेक्शन 7 के तहत हम ये जानते हैं कि एक एम्प्लॉयर को किसी अगर एम्प्लॉय की मृत्यु हुई है तो उसे ग्रेच्युटी का पैसा 30 दिन के अंदर देना आवश्यक है। यदि यह ऐसा एम्प्लॉयर कोई डिफ़ॉल्ट करता है या इस अधिनियम की किसी अन्य धारा का उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह से लेके एक वर्ष तक की कारावास एवं 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा सुनाई जा सकती है। इसी के साथ हम जानते हैं कि जीपीएफ रूल्स 1960 में ये बताया गया है अंडर रूल नंबर 33 जी। वो ये बताता है कि यदि किसी सब्सक्राइबर उसका अगर किसी सब्सक्राइबर की अगर मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है, तो उसके परिजनों को जिसको उन्होंने अगर खुद ही नॉमिनी बनाया है, उन नॉमिनीज को बहुत जल्द ही जीपीएफ का पैसा एवं जो भी इंटरेस्ट बना है उन सब का पैसा देना बहुत आवश्यक है। कल्पना जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने हाई कोर्ट के पास गई हैं, आपने बहुत बहादुरी का काम करा है, मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। मैं बस ये कहूँगी आपसे, यदि इस 30 दिन के अंदर आपका पैसा नहीं मिलता है आपको, तो फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 12 के अंदर आप सभी अधिकारियों को सिविल कंटेम्प्ट के लिए लाइबल ठहरा सकती हैं, जिसके अंदर उनको 6 माह तक का साधारण कारावास या फिर 2,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा सुनाई जा सकती है। ठीक है, एक बार कल्पना जी से जान लेते हैं कि पति की मौत के बाद जब आप जीपीएफ और ग्रेच्युटी के पैसे की मांग के लिए अधिकारियों के पास जा रही थी, आप विभागीय अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, तो उस दौरान आपसे कहा क्या जा रहा था कल्पना जी, वो भी बता दीजिए आप। आश्वासन देते रहे कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन वो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कुछ और मंशा है उनकी।
फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट की शरण ली, तब जाकर वहाँ से निर्णय आया। पंकज दुबे जी, अगर कोई केस हिस्ट्री है, ऐसा कोई केस जो जिसका आप जिक्र करना चाहते हो, जब किसी पीड़ित के साथ इस तरीके से हुआ हो और बाद में अदालत की शरण लेने के बाद उसको न्याय मिला हो, उसको जल्द तय समय के भीतर पैसा मिल गया हो, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं सर। कृष्णमूर्ति का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, जो ये कहता है कि जो जीपीएफ की राशि है वो कर्मचारी के स्वयं की राशि है, और यदि नियम अनुसार ग्रेजुएट उसको वो रिटायर हुआ है, कोई उसके खिलाफ इम्पेडिमेंट्स नहीं है, इस तरह के कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह नहीं है, ग्रेजुटी उसका अधिकार है, उसकी अर्न लीव उसका अधिकार है, उसका पीएफ उसका अधिकार है, और उसका पेंशन उसका अधिकार है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ये कृष्णमूर्ति का बहुत पुराना फैसला है, और इसकी आप कोई भी ढूंढेगा उसको गूगल पे भी तो मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि हम इस बात को देखें कि एक तरफ पेंडेंसी की बात होती है, दूसरी तरफ न्यायालय ने जो है त्वरित न्याय दिया है और उनको उनके हक में फैसला दिया है, और उनको जो उनके लाभ मिलने चाहिए उसको उनको दिलवाया है। ये भी एक प्रशंसा का विषय है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए न्यायालय जो होता है अंतिम द्वार होता है, अंतिम स्थान होता है। जब कुछ नहीं होता है उसके पास तो वो न्यायालय जाता है, और ये प्रकरण जो है ये स्वयं सिद्ध करता है इस बात को कि लोकतंत्र में न्यायालय जो है वो फाइनली इंसान की मदद करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और व्यक्ति का जो ध्येय बनता है, जो उसको लाभ मिलने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, हमारे जी। संविधान के अधिकार, वो न्यायालय के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जैसा कि मिसेस जैन ने प्रयास किया है, ऐसे तमाम लोग हैं, अनेक लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, अपने लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कार्यालयों के, बाबुओं के, अधिकारी गण के, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। यदि वो वकील नहीं इंगेज कर सकते हैं, विधिक सेवा में जाएं, विधिक सेवा में उनको मुफ्त वकील दिलाया जाता है, वहां जाकर के इन सारी चीजों को रखें और बिना देरी किए न्याय मांगने के लिए अपने न्यायालय की शरण में जाएं, और जो उनके लाभ बनते हैं, जो उनके देय बनते हैं, जो उनके बेनिफिट्स बनते हैं, उसको मांगे। और इसके लिए जो है इसीलिए न्यायालय बने हैं, और इन चीज़ों का लोगों को उपयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि शोषण करें। कई अधिकारी ऐसे होते हैं, कई प्रकरण आपको लोकायुक्त में और सीबीआई में ऐसे मिलेंगे कि जहां पीएफ के लिए, ग्रेच्युटी के लिए परिवार के लोग, विधवा, उनके बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, उनसे घूस मांगी जा रही है, वो बेचारे देते हैं यहाँ वहां से इकट्ठा करके, सोना बेच करके, गहने बेच करके अपने घर के, तब जा करके उनका काम हो पाता है, या उसमें भी उनको घुमाते रहते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए और उसे वो अधिकारी सुविधा शुल्क का नाम देते हैं, वो अधिकारी उसे सुविधा बिल्कुल शुल्क कहते हैं कि आप सुविधा शुल्क खर्च करिए तो काम जल्दी हो जाएगा। श्रीम, बिल्कुल इस ठीक केस कह रहे को हैं। हाईकोर्ट ने बहुत ही गंभीर माना। कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से पीड़ित को परेशान नहीं करना चाहिए था, मामला बहुत गंभीर है। एक तो 30 दिन के भीतर आप पूरा भुगतान करिए, और साथ ही साथ कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या ये भी संभव है कि बकाया राशि पर ब्याज भी दिया जा सकता है, क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है क्या? अगर प्रावधान है तो फिर ब्याज सहित पूरी रकम देनी होगी। जी हाँ, ज़रूर प्रावधान है। जैसा कि मैंने बताया कि जीपीएफ रूल्स 1960 के अंदर ही रूल नंबर 33 यही कहता है कि किसी भी सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसकी जो भी जीपीएफ अमाउंट बचा है, साथ ही में जो भी इंटरेस्ट बचा है, वो सब उस व्यक्ति के परिवार को तुरंत ही मिलना चाहिए। साथ ही हम ये कल्पना जी, मैं आपसे कहूँगी कि आप एक रिट भी फाइल कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। आप चाहें तो एक स्पेशल लीव पिटिशन भी दायर कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 136। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया है, जैसे कि जेके दुआ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जैसे कि विक्रम मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज ग्रेच्युटी एंड जीपीएफ अमाउंट एक व्यक्ति के की खुद की संपत्ति है, उसे एम्प्लॉयमेंट एंड होते ही, भले ही एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके से एंड हुई है, एम्प्लॉयमेंट एंड होते ही उसको या उसके परिजनों को, उसके परिवार वालों को मिल जानी चाहिए। इसी के साथ एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस शशांक गोस्वामी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि एक जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है, एक परिवार के आर्थिक समय में, एक फाइनेंशियल क्राइसिस के समय में उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, जैसा कि हमने देखा है कि आपने और आपके परिवार वालों ने पूरी तरह उन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करा है। जी, सही बात है। कल्पना जी, आप एक बात ये बताइए कि आपके पति की मौत सर्विस के दौरान हुई थी, ऐसे में
आपके घर से आपको या फिर आपके बच्चों को किसी न किसी को अनुकंपा पर नौकरी मिलनी चाहिए थी। वो नौकरी क्यों नहीं मिली, उसको लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब दिया गया जब आपने सवाल किया तो? हम 15-20 बार गए, भोपाल भी गए, डी ऑफिस भी गए, बी ऑफिस भी गए, देपालपुर गए, लेकिन कोई हल ही नहीं निकला। आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे। जो इनके बाद में रिटायर हुए उनको 2 महीने में ही पेंशन और ये सब चीज़ें जीपीओ वगैरह सब उनका मिल गया, पेंशन चालू हो गई, वो सब चीज़ें हो गई। और ये 11 महीने हो गए, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ थे, इनको कुछ भी इनका हल ही नहीं निकला। हम लोगों के यहाँ बेटे को भी जॉब का भी कुछ है ही नहीं पता, और बच्चों की शादी भी करना है, तो वो सब भी परेशानियां हैं। घर में ईमानदार व्यक्ति थी तो इतना सब कुछ है भी नहीं कि हम इतना सब कुछ कर सकें। ठीक है। पंकज दुबे जी, ईमानदारी की ये सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के नहीं रहने के बाद उसके परिवार को, परिवारीजनों को परेशान किया जाए। और एक आमतौर शिक्षक पर के हम परिवार सभी में लोग ये जानते हैं कि सरकारी नियम ये कहता है कि अगर सर्विस के दौरान किसी की डेथ होती है तो अनुकंपा पर परिजनों को नौकरी मिलनी चाहिए किसी न किसी को। इस केस में कल्पना जी बता रही हैं कि उनके बेटे की फाइल आगे तो बढ़ी, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं मिल पाई, और अधिकारी ये कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, जगह खाली नहीं है, तो नियुक्ति दे कहाँ से? 2 बातें हैं साहब। एक तो शिक्षक के परिवार में ही हो रहा है, वही जी। शिक्षक जो आने वाली जनरेशंस बनाता है, जिसने ना जाने कितने अच्छे विद्यार्थी पैदा किए होंगे, जो आज स्वयं आईएएस, आईपीएस और कहीं कोर्ट्स में होंगे। सही ये बात इस है। बात को रूल आउट नहीं कर सकते हम लोग। उस व्यक्ति के परिवार को आप इस तरह से परेशान कर रहे हैं, जिसका उसका अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार से उसको वंचित रखा जा रहा है। जहां तक अनुकंपा नियुक्ति का प्रश्न है, उसके लिए सरकार की नीति बनी हुई है। सरकार की नीति के हिसाब से अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। सरकार कभी भी, ये भी कानून है, सुप्रीम कोर्ट के इस बात पे भी रूलिंग्स हैं कि आप सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करेंगे। सुपर न्यूमरी जी। पोस्ट मतलब जो पोस्ट सैंक्शन में नहीं है, आपके बजट में नहीं है, उसके अलावा भी आप उसको दूसरे कंटिजेंसी के बजट से एक पोस्ट क्रिएट करेंगे और उसके परिवार के लोगों को अकोमोडेट करेंगे। हम्म। साहब, क्यों दिया जाता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट या अनुकंपा नियुक्ति? उसको त्वरित लाभ मिले, त्वरित जो है उसको एक आर्थिक सपोर्ट मिले। सही उसका बात है। आप यदि 15 महीने बाद जाकर के 2 साल के बाद में जाकर के यदि आप उसका निराकरण करते हैं, उसका परिवार तब तक कहाँ जाएगा? तो बिल्कुल सही उसकी बात। इमीडिएट हेल्प के लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को रखा गया है कि आप इस प्रोविजन को रखा गया है कि आप इसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दीजिए, और यदि वो अर्हता पूरी करते हैं साधारण रूप से, तो आप उनको इसकी नियुक्ति दीजिए। इसमें कहीं कोई ऐसा एहसान नहीं है किसी का। उस व्यक्ति ने 30 साल, 35 साल, 40 साल अपने पूरे जीवन के शासन के लिए सरकार की सेवा में लगाए, जनता की सेवा में लगाए। सरकार के न जाने कितने आंकड़ों में वो भागीदार रहा होगा, कितने स्टूडेंट्स को उसने पास किया होगा, तो उसका लाभ, उस स्कूल का लाभ, उस जिले का लाभ, उस प्रदेश का लाभ, उस इकाई का लाभ इन्होंने पटल पे दिखाया होगा कि साहब हमारे इतने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, इतना जो है मेरिट्स में आए हैं। आज आप उसके परिवार के साथ में भेदभाव रवैया अख्तियार कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि उनको 2 महीने 3 महीने के बाद में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है, किसी के परिवार को सालों तक का आप चक्कर लगवा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। ये क्या है? जैसा कि मैडम ने अभी कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 14-16 का डिस्क्रिमिनेशन है। आप एक व्यक्ति को जो है लाभ देते हैं, दूसरे को वंचित रखते हैं। इसीलिए न्यायालय ने कहा है कि आप इनको 30 दिन के अंदर जो है इस पर कार्यवाही करिए, और इस मामले में न्यायालय ने तुरंत कार्यवाही की है। और मेरा ये कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति विषय में भी इनके जो अभ्यावेदन है उसको ये परस्यू करें, और यदि अनुकंपा नियुक्ति में यदि कहीं देरी होती है तो ये दोबारा जो है हाईकोर्ट जाएं अदालत का रुख इंदौर करें। में, और जाकर के एक ठीक। पिटीशन फाइल करें। इनको निश्चित ही रूप से लाभ होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। ओके। श्रीम जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर किसी को भूख आज लगी है तो खाना आप उसको आज देंगे। इस वक्त उनके परिवार को अभी उस पैसे की जरूरत है, परिवार में किसी न किसी को नौकरी की अभी जरूरत है, और अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं, तो देरी से मिला हुआ न्याय भी तो अन्याय के समान ही होता है ना? जी, बिल्कुल सही बात है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, लॉ स्कूल में भी सिखाया जाता है दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी। उनके परिवार को आज ज़रूरत है, आज वो दर-दर भटक रहे हैं, उनको आज, उनके बेटे को आज नौकरी की ज़रूरत है। जैसा मुझे बताया, जैसा हमने जाना है कि उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, सभी को पालना पोसना है, आगे बढ़ना है। उनके परिवार में एक ही थे जो सारा घर की रोजी रोटी कमा रहे थे, वो भी शिक्षक थे, और ऐसे वैसे शिक्षक भी नहीं जिन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं करा, कभी कोई करप्शन नहीं करा, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। ही वॉज ऑलवेज डिलिजेंट, हमेशा अपने काम के प्रति हमेशा सतर्क रहने वाले,
सारे बच्चे उनसे प्रेम करते हैं, सब लोग उनको उनके पुराने पुराने बच्चे आके उनको याद करते हैं। उनके साथ ऐसा होना ये तो बहुत गलत बात है। उन्होंने अभी इतने सालों की सर्विस करी है, इतने सालों का इनकम टैक्स भर के, सारी गवर्नमेंट है, सबके पास गया है, सारा देश चल रहा है उनकी इनकम से, और जब आज उन्हीं को ज़रूरत पड़ी है तो उनके लिए आज वो अधिकारी खड़े नहीं हैं। तो इसीलिए हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस मामले में उनको न्याय मिलना चाहिए। कल्पना जी, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, हमारे साथ दो अधिवक्ता जुड़े हैं, अगर आप कुछ सवाल करना चाहती हो कि आप अपनी लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाना चाहती हैं और किस तरीके से बढ़ा सकती हैं, तो आप सवाल कर सकती हैं कल्पना जी। हाँ, विभाग वालों को ये होना चाहिए कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसका काम पहले होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द उसके घर वालों को परेशानी ना हो, तो वो सब विभाग को सोचना चाहिए, संवेदना रखना चाहिए कि इनके घर में सबसे बड़े रहे हैं कमाने वाले, बच्चों का कोई कुछ है नहीं अभी बच्चों के पास भी, तो उनका काम पहले करना चाहिए, बाकी दूसरों का बाद में करना चाहिए। इनके बाद वालों को तो मिल गया सब कुछ, पेंशन भी मिलने लगी, जीपीएफ वगैरह सभी कुछ, उनका काम पूरा हो गया, और ये हम लोग 1 साल से परेशान हो रहे हैं, 11 महीने से हम लोगों के लिए कुछ भी सरकार नहीं कर रही, विभाग नहीं कर रहा, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो सारी बातों का सार ये है कि सिस्टम में सुस्ती नहीं, सिस्टम में संवेदना होनी चाहिए, जो कि कम से कम इस केस में हमें देखने को नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करेंगे कि कल्पना जी को न्याय मिले, जल्द से जल्द मिले, और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 30 दिन के भीतर आपको भुगतान करना होगा, तो भुगतान 30 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।